हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेम का ये हमारा 5वां चैप्टर है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे सिंपल लिफ्टिंग मशीन, साधारण लिफ्टिंग मशीन, मतलब ऐसी मशीन जो वजन उठाने के लिए काम में ली जाती हो, है ना। ऐसी मशीनें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं मशीन। मशीन क्या होती है? देखो, मशीन इंजीनियरिंग में जब आप डिप्लोमा करते हो या इंजीनियरिंग करते हो तो सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज है मशीन। इसको समझना है कि मशीन क्या होती है। हर एक वो चीज जो एक जगह से ऊर्जा लेकर उसको उपयोगी कार्य में बदल दे, मशीन कहलाती है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम साइकिल में पेडल मारते हैं, मतलब हम ऊर्जा दे रहे हैं साइकिल को, तो उपयोगी कार्य क्या कर रही है कि हमको एक डेस्टिनेशन पर वो पहुंचा रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो पहुंचा रही है ना। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल जैसे क्रेन है, उसको हम डीजल या पेट्रोल या जो भी चीज वो लेती है उसमें हम ईंधन डालते हैं, उस ईंधन को काम में लेती है और उसको उपयोगी कार्य में बदलती है, एक वस्तु को दूसरी जगह पर उठाकर रखने या कहीं और कुछ काम करने के लिए काम में आती है ना। तो इस तरह जैसे स्क्रू जैक है, स्क्रू जैक क्या करता है, हम उसके स्क्रू को कसते हैं, मतलब हम उसको ऊर्जा दे रहे हैं। तो वो जैसे वाहन है या कुछ भी है, उसका जो व्हील का जो एक्सेल है उसको उठाने काम करती है, ताकि जो पंचर उंचर निकालने के लिए काम में आती है। इसके अलावा जैसे ट्रक है, बसें हैं, मोटर है, ये सब क्या काम में आते हैं? ये ऊर्जा लेकर उपयोगी कार्य करते हैं। ठीक, उपयोगी कार्य मतलब कार्य दो तरह के होते हैं, एक उपयोगी एक अनुपयोगी। जैसे आप खड़े होकर दीवार पर धक्के मार रहे हैं, दीवार नहीं खिसक रही है, तो कार्य क्या है? अनुपयोगी है। आप ऊर्जा खर्च कर रहे हो और आपको कोई परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो वो अनुपयोगी कार्य है। तो उसको हम मशीन नहीं कहेंगे। मशीन क्या होती है कि एक ऐसी युक्ति जो ऊर्जा लेकर उस ऊर्जा को एक उपयोगी कार्य में बदल दे। ठीक है, तो ये एक परिभाषा हो गई। तो इस परिभाषा को मैं लिख देता हूं ना। तो मशीन वह युक्ति है जो ऊर्जा लेकर उसे उपयोगी कार्य में परिवर्तित बदल दे, उपयोगी कार्य में बदलने का सामर्थ्य रखती हो, बदलने का सामर्थ्य रखती हो। ये इसकी परिभाषा है ना। सबसे सिंपल परिभाषा यही है। तो इसके वजह से बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, 3 इडियट फिल्म में भी ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि व्हाट इज मशीन, है ना। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट होता है जो अलग तरीके से एग्जाम्पल देता है, रटी रटाई परिभाषा। आमिर खान उसमें कुछ अलग तरीके से परिभाषा देता है। तो हम फिल्मों में न जाकर हम पढ़ते हैं मशीन क्या होती है। तो मशीन हर एक वो युक्ति होती है जो एक जगह से ऊर्जा लेकर उसको उपयोगी कार्य में बदल दे, है ना। जैसे ये पंखा है, हम इसको ऊर्जा दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा, और ये हमें क्या कर रही है? ये हमें हवा प्रोवाइड करवाता है। तो ये एक तरह से क्या उपयोगी कार्य है ना। तो इस तरह से मशीन क्या होती है? ऊर्जा लेकर उपयोग कार्य में बदलने वाली युक्ति मशीन होती है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मशीन, मशीनों के प्रकार, मशीनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ मशीन्स, कितने प्रकार की होती है मशीनें? तो देखिए यहाँ पर मशीनें जनरली 2 प्रकार की होती हैं, एक तो साधारण मशीन और दूसरी होती है संयुक्त मशीन। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण मशीन, साधारण मशीन या इसको बोले तो सिंपल मशीन। सिंपल मशीन है। ये मशीन क्या होती है? यहां पर ये एक ऐसी मशीन जिस पर एक जगह बल लगाया जाए और दूसरी साइड में उपयोगी कार्य हमको करके दे दे, तो ऐसी मशीन होती है साधारण मशीन, है ना। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे स्क्रू जैक है,
हमारा जो लीवर है, लीवर जैसे सिंपल भाषा में बताऊं तो आप सब्बल को जानते होंगे। सब्बल पर इस तरह से सब्बल होता है, बिल्कुल जैसे कील होती है उस तरह से काफी बड़ा एक सब्बल होता है ना। तो जैसे कोई पत्थर उठाना है तो पत्थर के नीचे देकर हम उसके ऊपर भार बल लगाते हैं तो उस पत्थर को आसानी से उठाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, एक साधारण मशीन हो गई कि एक तरफ हम बल लगाए, दूसरी तरफ हमको तुरंत ही एक ही जगह पर बल लगाने पर हमको क्या मिल जाए, उपयोगी कार्य मिल जाए। तो ऐसी मशीन होती है साधारण मशीन। मतलब एक बल होता है इसमें और एक जगह उपयोगी कार्य मिलता है। बीच में या किसी एक किनारे पर हमको मिलता है यहाँ पर फलक्रम। फलक्रम एक ऐसी जगह डिवाइस होती है, एक ऐसा हिस्सा होता है जिस पर सब्बल या फिर उसका जो लीवर होता है वो टिका रहता है। जैसे ये बुक है और ये इसका लीवर है, तो यहाँ पर मैं ये इस तरह से घुमा रहा हूं तो ये जो बीच में टिकने वाली जो जगह होती है इसको बोलते हैं फलक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आपकी बुक में क्या परिभाषा दे रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आपको मैंने समझा दी क्या होती है। ऐसी मशीन जिसमें एक बिंदु पर भार होता है तथा दूसरे बिंदु पर आयास लगाया जाता है। आयास होता है जो हम बल लगाते हैं उसको आयास बोलते हैं, और भार जो वस्तु का जो वजन होता है वो होता है भार, है ना। तो साधारण मशीन कहलाती है। एक बिंदु पर भार, एक पर आयास। इसकी कार्य प्रणाली बिल्कुल साधारण होती है। इसका एग्जाम्पल जैसे स्क्रू जैक। स्क्रू जैक आपने देखा होगा, हम स्क्रू को घुमाते हैं और जैक ऊपर उठ जाता है। तो एक जगह हम बल लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भार को उठाया जा रहा है। लीवर है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखो यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल जरूर देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे स्क्रू जैक, लीवर आदि, है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा देखो यहाँ पर कंपाउंड मशीन, जिसको हम संयुक्त मशीन भी बोलते हैं। संयुक्त मशीन इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड मशीन। तो देखिए कंपाउंड मशीन कहाँ होती है। ऐसी मशीन जिसके एक से अधिक बिंदुओं पर बल लगाया जाए या फिर एक से अधिक बिंदुओं पर भार लटकाया जाए, है ना। तो उस मशीन को बोलते हैं संयुक्त मशीन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी मशीन जिसमें एक से ज्यादा मशीनें मिलकर अगर कोई मशीन बनाती हैं तो उसको बोलते हैं हम संयुक्त मशीन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्रेन का जो आगे का उठाने वाला जो हुक होता है उसमें 2 या 3 जगह पर भार लटका सकते हैं, है ना। तो उसको बोलेंगे संयुक्त मशीन। और इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन जिसमें हम गियर काटते हैं। ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन देखो कितनी जगह पर बल लगाया जाता है ना। और लेथ मशीन है, लेथ मशीन आपने देखी होगी, अपने लैब में रखी हुई है 6.5 फीट में और वो 4.5 फीट में और 6 फीट में 2 लेथ मशीन रखी हुई है, आपने देखी होगी इस तरह से ना। तो वहां पर देखो बहुत जगह पर बल लगाया जा रहा है, अलग अलग गियर पर अलग अलग तरह से बल लगाया जा रहा है। उसके अलावा हम जो टेल रेस है ना, हेड है, उसके अलावा जो हम एक तरह से जो जॉब है उसको आगे पीछे मूव करवाने के लिए हम उस पर जगह जगह पर बल लगाते हैं, 2-3 जगह पर बल लगाते हैं। तो मतलब हम उस मशीन पर बहुत जगह बल लगाया जा रहा है ना। तो एक से ज्यादा जगह पर अगर हम बल लगाते हैं तो ऐसी मशीन होती है कंपाउंड मशीन, मतलब संयुक्त मशीन। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे रखा है जैसे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए मशीन की डेफिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं मशीन है उसके अंदर ये जो लोड है, भार है ना, और फलक्रम है, लीवर की लंबाई क्या है, तो ये सारी चीजें इसमें जो काम में आती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पद, सब इंपोर्टेंट टर्म्स, कुछ महत्वपूर्ण पद, कुछ महत्वपूर्ण पद, इंग्लिश में बोलते हैं सम इंपोर्टेंट टर्म्स। तो ये सब इंपोर्टेंट टर्म्स क्या होती हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले लोड, जिसको हम बोलते हैं भार, है ना। तो लोड है ना, क्या होता है देखो, किसी मशीन द्वारा उठाए जाने वाले भार को लोड कहते हैं, है ना। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल के तौर पर ये कोई फलक्रम है ना, यहां पर ये कोई लीवर है, इस पर यहां पर एक भार लटकाया गया है W, है ना।
जो नीचे की ओर काम करेगा। यहां पर एक बल P नीचे की ओर लगाया गया है जो इसको ऊपर उठाने का काम करेगा, है ना। तो ये बल भी नीचे लगेगा, ये भी नीचे की ओर लगेगा। इस बिंदु को बोलते हैं फलक्रम, है ना। ये होता है लोड या फिर भार, तो इसको लोड बोल सकते हैं। इस जो हम बल लगाएंगे वो होता है ईफर्ट, आयास। हिंदी में आयास बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ईफर्ट, तो इसको बोलेंगे ईफर्ट। तो इस पॉइंट से आप समझ जाएंगे, है ना। तो देखिए ये होता है लोड। नेक्स्ट पॉइंट है अपना आयास की बात करेंगे, तो दूसरा पॉइंट है आयास। आयास इंग्लिश में बोलते हैं ईफर्ट। तो ये क्या होता है, देखो किसी भार को उठाने के लिए हमारे द्वारा लगाया गया जो बल होता है उसको बोलते हैं आयास। किसी भार को उठाने के लिए हमारे द्वारा लगाया गया बल आयास कहलाता है, ठीक है। और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये P से इसको प्रदर्शित किया गया है। तीसरा पॉइंट है हमारा यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज। तो देखिए यहां पर क्या होता है, जो भार और आयास अगर इसका अनुपात ले तो इसको बोलते हैं हम मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। यहां पर क्या परिभाषा दी हुई है, मशीन द्वारा उठाए गए भार तथा मशीन द्वारा लगाए गए आयास P के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। मतलब MA इक्वल टू MA मतलब है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू W/P। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत बार आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक अपना, तो यहां पर एक चीज और देख ले, यहां पर यदि MA इक्वल टू 1 हुआ, इसका मतलब मशीन की दक्षता कितनी है, 100%। दक्षता का चिन्ह होता है ये, मतलब 100%। अगर MA मैकेनिकल एडवांटेज ये छोटा हुआ 1 से, तो यहां पर जो दक्षता है वो होगी 100% से कम, है ना। मतलब यहां पर जो मशीन है वो काम करती है ना। तो एक देखा जाए तो यहां पर हम बोल सकते हैं इसको, अगर यांत्रिक हानि मैकेनिकल लॉस बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब जितनी ऊर्जा दी जा रही है उतना काम नहीं कर रही है मशीन। और अगर MA बड़ा है 1 से, तो ये तो खैर वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं हम मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 के आसपास होती है, लेकिन कभी कभी इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है। ये कब होता है, जब हम कम बल लगाकर अधिक भार उठाते हैं। जैसे हमारी कैपेसिटी है कि हम 50 किलो वजन अपने हाथों से उठा सकते हैं, लेकिन एक ऐसी मशीन बना दें जो हम 500 किलो वजन उठा दें, है ना, उस मशीन के जरिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यांत्रिक लाभ हमको ज्यादा मिलेगा। और अगर हमारी कैपेसिटी है 50 किलो वजन उठाने की और मशीन के द्वारा उठाएं तो हम 40 किलो या 30 किलो ही उठा पाते हैं, तो वहां पर उसको बोलेंगे हम मैकेनिकल लॉस या फिर यांत्रिक हानि, ठीक है। और अगर हम जितना बल लगा रहे हैं, मान लो हम 50 किलो वजन उठा सकते हैं और मशीन से हम 50 किलो उठा पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो मशीन काम में लेना है या नहीं लेना कोई मतलब नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं हम 100% एफिशिएंसी, है ना, या एक तरह से 100% मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये तो बात हो गई हमारी मैकेनिकल एडवांटेज की। अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट, वेगानुपात। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो देखिए ये क्या होता है, मशीन द्वारा भार उठाते समय आयास द्वारा तय की गई दूरी तथा भार द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब VR इक्वल टू VR मतलब वेलोसिटी रेशियो, VR इक्वल टू आयास द्वारा तय की गई दूरी, है ना, आयास द्वारा तय दूरी बटे भार द्वारा तय दूरी, तो इनका जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी रेशियो।
तो जनरली हम जो आयास द्वारा तय की गई दूरी, आयास कहां पर है, ये है ना, तो इस दूरी को बोलते हैं हम y, और ये दूरी होती है x। फलक्रम से जो दूरी होती है उसको हम आयास द्वारा तय की गई दूरी, है ना, इसकी आयास की, और फलक्रम से लोड की जो दूरी होती है वो लोड द्वारा तय की गई दूरी। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y बटे x, मतलब VR बराबर क्या हो जाएगा, y बटे x। तो ये वेलोसिटी रेशियो का एक फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, तो अब हम आगे, हमारा अगला टॉपिक है इनपुट वर्क। तो मैं यहाँ पर बोर्ड मिटाता हूँ। हाँ देखो, हमारा 5वां पॉइंट है इनपुट वर्क, आरोपित कार्य, आरोपित कार्य, INPUT, इनपुट वर्क। ये मैं इंग्लिश में आपको इसलिए लिखवाता हूँ कि जैसे ही आप डिप्लोमा करने के बाद में बीटेक करते हैं तो वहां पर आपको हर चीज इंग्लिश में मिलेगी, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आरोपित कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, हम अगर कोई बल लगा रहे हैं, मतलब आयास लगा रहे हैं, तो आयास द्वारा तय की गई दूरी का जो गुणनफल होता है उसको बोलते हैं हम आरोपित कार्य। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आयास द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल को हम आरोपित कार्य कहते हैं। यह मशीन द्वारा किया गया कार्य होता है। आरोपित कार्य बराबर आयास इंटू आयास द्वारा तय की गई दूरी। मतलब आरोपित कार्य को हम इनपुट वर्क मतलब IP से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयास क्या होता है P इंटू इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है y। तो यहाँ पर हो जाएगा IP आयास द्वारा तय की गई दूरी। इसी तरह से छठा पॉइंट होगा हमारा संपादित कार्य, संपादित कार्य, इसको बोलते हैं हम आउटपुट वर्क, आउटपुट वर्क। ये आउटपुट वर्क क्या होता है, देखो यहां पर भार तथा भार द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल को हम बोलते हैं आउटपुट वर्क या संपादित कार्य, मतलब किया गया कार्य। तो फिर से बोल देता हूं परिभाषा, भार तथा भार द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल को संपादित कार्य कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, मतलब आउटपुट वर्क OW इक्वल टू लोड क्या है यहां पर W, दूरी क्या है इंटू x, मतलब W इंटू x। तो ये हो जाएगा आउटपुट वर्क। सातवां पॉइंट ले लेते हैं हम इफिशियंसी, दक्षता। तो यहां पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफिशियंसी। तो यहां पर देखो दक्षता का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखो आपको क्या परिभाषा दी हुई है, उस परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं। यहां पर संपादित कार्य तथा आरोपित कार्य के अनुपात को किसी भी मशीन की दक्षता कहते हैं। इसे नीटा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका नीटा, इसका चिन्ह होता है इक्वल टू आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। इसका मतलब ये वाला बटे ये वाला। तो यहां पर देखिए आगे देखो, नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, WX अपॉन PY। ये फॉर्मूला बन जाता है एफिशिएंसी का, दक्षता का। ठीक है, और अगर इसको हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो W को हम अपनी जगह पर रहने दें, बटे P इंटू Y। अगर इसको X को ले जाएंगे तो ये इसके भी नीचे चला जाएगा X। तो W बटे P क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, W बटे P होता है मैकेनिकल एडवांटेज, MA मतलब यांत्रिक लाभ। तो ये हो जाएगा MA बटे Y अपॉन X। Y अपॉन X हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, Y अपॉन X पढ़ा था हमने वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो। तो मतलब MA अपॉन VR की सहायता से भी हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी मशीन की दक्षता निकाल सकते हैं। और इसको प्रतिशत में मापा जाता है, इसलिए इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में हो जाएगी। ठीक है, हाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आदर्श मशीन। तो इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। आदर्श मशीन 8वां टॉपिक, आदर्श मशीन मतलब आइडियल, IDEAL, आइडियल मशीन। कैसी मशीन होती है, एक ऐसी मशीन जिसकी इफिशियंसी मतलब दक्षता 100% हो,
आइडल मशीन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक ऐसी मशीन जितनी एनर्जी ले उतना का उतना कार्य करके हमको दे, मतलब उसमें कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा की हानि किसकी वजह से होती है? प्रतिरोध की वजह से या फिर घर्षण की वजह से। ठीक है, तो ये घर्षण हानि या फिर मशीन में होने वाली हानियों को अगर हम दूर कर दें तो मशीन आदर्श मशीन बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी परिभाषा क्या बोलती है? यदि किसी मशीन की दक्षता 100% हो या मशीन का घर्षण शून्य हो या आरोपित कार्य तथा संपादित कार्य बराबर हो तो इसे आदर्श मशीन कहते हैं। मतलब आरोपित कार्य बराबर संपादित कार्य। तो यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। आरोपित कार्य क्या होता है? यहाँ पर आरोपित कार्य हमने पढ़ा था पी वाई इंटू पी वाई इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ले लेते हैं y और ये x को नीचे ले लेते हैं और यहाँ पर w अपॉन p। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? आगे देखें तो y अपॉन x ये होता है वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात, w अपॉन p होता है ma। मतलब जहां पर वेगानुपात और यांत्रिक लाभ दोनों बराबर होते हैं वो मशीन होती है आदर्श मशीन। ठीक है, हमारा 9वां पॉइंट होगा वास्तविक मशीन। वास्तविक मशीन, वास्तविक मशीन मतलब एक्चुअल मशीन। ठीक है, ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 100% से कम हो वास्तविक मशीन होती है। देखिए हर एक मशीन में मशीन बनी होती है धातुओं की, और धातुओं के जब कुछ पार्ट्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके बीच में घर्षण लगता है। तो उस घर्षण की वजह से जो मशीन की ओवरऑल दक्षता है वो कुछ कम हो जाती है। इसलिए जो वास्तविक मशीनें हैं उनमें जो दक्षता होती है वो 100% से कुछ कम होती है, इसलिए उसको बोलते हैं वास्तविक मशीन। यहाँ पर आपकी बुक की परिभाषा क्या बोल रही है? देखिए, वास्तव में आदर्श मशीन एक कल्पना है क्योंकि प्रत्येक मशीन के कलपुर्जों के बीच में घर्षण अवश्य होता है जिसके कारण कार्य में हानि होती है, जिससे मशीन द्वारा संपादित कार्य उस पर आरोपित कार्य से कम होता है। अतः वास्तविक मशीन की दक्षता 100% नहीं होती, जिसे यांत्रिक लाभ और वेगानुपात बराबर नहीं होते हैं। अतः वास्तविक मशीन की दक्षता हमेशा 1 या 100% से कम रहती है। मशीन में घर्षण जितना अधिक होगा उसकी दक्षता उतनी कम होती जाएगी। वास्तविक मशीन में जो यांत्रिक लाभ है वो कम होता है वेगानुपात से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी दक्षता होती है Wx अपॉन Py से ही निकालेंगे, और यहाँ पर W अपॉन P होता है Ma और यहाँ पर Vr। तो यहाँ पर जो अगर P निकालना चाहें तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में W बटे नीटा Vr। नीटा क्या है यहाँ पर? दक्षता। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे मशीन में घर्षण, तो घर्षण की वजह से जो हानि होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो लगभग 20 से ज़्यादा मिनट का हो चुका है और इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड करने में बड़ी दिक्कत करता है, इसलिए हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले दिन। थैंक यू।